Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 75th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई, अगेन क्या है, डज नॉट अप्लाई, ठीक है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था। जब वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस लाए थे, तो सब्सिडियरी अलायंस का मोटिव क्या था कि भाई ब्रिटिश का रूल इस्टेब्लिश करना। तो उसमें क्या था कि जो हमारे प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट से, उनको ये लोग क्या देते थे, इनको आर्मी देते थे कि हम आपके स्टेट को प्रोटेक्शन, हम डिफेंस हम देंगे, मिलिट्री हम देंगे, और इसके बदले हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी आर्मी स्टेशन करी प्रोविंसेस पे, और उनसे पैसा लेते थे ये लोग, ठीक है, और उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो उससे पहले अगर आपको याद हो तो टीपू सुल्तान जो थे, है ना, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच का हेल्प लिया था ब्रिटिश को, ब्रिटिश के खिलाफ आगरा में। ठीक है, तो ब्रिटिश ने अपने, ऑल्दो ये डिफीट हो गया था टीपू, बट स्टिल ब्रिटिश ने अपने लेसन ले लिए कि भाई अब ऐसा नहीं होने देना हमको। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रोल ही अपने पास ले लिया कि मिलिट्री आप अपनी हटाओ, हम कंट्रोल करेंगे आपको। ठीक है, मतलब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप हमको पैसे देना उसके बदले। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस कि आप हमारे एज अ सब्सिडियरी हो। समझ में आ रहा है, जो प्रिंसली स्टेट्स और वो प्रोविंसेस हैं वो एज अ सब्सिडियरी हैं टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश पैरामाउंसी को बेसिकली एम्फेसाइज किया गया था इस चीज़ में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछा कि डज नॉट अप्लाई, क्या नहीं चीज़ थी इसमें, लॉर्ड वेलेस्ली क्या नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू मेंटेन अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस। अदर्स मतलब वही किंग्स के एक्सपेंसेस पे आप आर्मी मेंटेन करते थे, है ना, ब्रिटिश, ये तो सही है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, ये भी सही है, सिंस फ्रेंच के साथ जब टीपू ने कर दिया था, ये अलायंस बना के ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया था, उसको प्रिवेंट, आगे ऐसा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ कंसेप्ट लाए थे सब्सिडियरी अलायंस का। फिर तीसरा क्या है, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकम वाज नॉट द क्राइटेरिया, है ना, इनकम वाज नॉट द क्राइटेरिया, इनकम कोई क्राइटेरिया नहीं था उनका, बस क्राइटेरिया था कि हम पैरामाउंसी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे और डेंजर जो आगे अब कभी ऐसे अटैक ना हो पाए, इसके लिए हम अपना कंट्रोल बनाएंगे, बस ये मतलब था उनका। तो ये हो जाता है गलत कि एज अ फिक्स्ड इनकम टाइप कुछ नहीं था। ब्रिटिश के पास जैसे ही खुद इतना पैसा था, वो क्या किंग्स से पैसा लेके वो कितना वो करेंगे, मतलब उनको पैसे का कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट अप्लाई में सी। 78 पे बात है, क्या बोला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल क्या होता है, स्किल, विकास मतलब स्किल का डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल का डेवलपमेंट के लिए कोई एक योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है, ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, बट बात किसकी हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की। तो अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट ये कर देगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या करेगी, तो ये तो नहीं करेगी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो है वो ज़्यादा एप्ट मिनिस्ट्री है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, है ना, तो वो करेगी, तो ये तो गलत हो गया। अब 1 अगर गलत हो गया तो मेरा ये हट गया। अब 2 पे हमको दिमाग लगाना नहीं, हम बस 3 पे दिमाग लगाएंगे। 3 क्या बोल रहा है, इट एम्स, ये जो कौशल विकास योजना है, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है ना, कि जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हम उनकी स्किल्स को अलाइन करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हाँ होगा भाई ऐसा। तो क्या हो गया इसका आंसर, 3 भी सही है ना, तो 2 तो सही था ही, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है इसमें, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब ये आप पढ़ लेना कि जो टीपू सुल्तान वाला असिस्टेंस था और क्यों सब्सिडरी अलाइंस आया था, है ना, ये सब आराम से आप बैठ के पढ़ लेना, PDF शेयर हो जाएगा। 82 पे देखते हैं, 82 क्या बोल रहा है, विद द रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रीकल्चर सॉइल है, उसके बारे में कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ड्रास्टिकली रिड्यूस, है ना, ड्रास्टिक हो गया, ड्रास्टिक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, तो अगर ऐसे लिखा होता है इट रिड्यूसेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो फिर भी समझ में आता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस तो नहीं होगा, है ना,
और वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर तो अच्छा होता है सॉइल के लिए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर उसकी कम कर देगा तो ये तो नेगेटिव चीज़ है ना। हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सॉइल में, तो वो तो अच्छी चीज़ है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों डालेगा। तो ये तो गलत हो गया। पहला अगर गलत हो गया, अब देखो पहला गलत हो गया तो ऑलरेडी आपको आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी। समझ में आ रहा है, इतना सरल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग, माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में हम लैंड को खोदते हैं, है ना, और उसमें से जब जैसे मेटल माइनिंग करनी होती है तो लैंड को खोद के उसके अंदर से मेटल्स निकालते हैं। सैंड माइनिंग करनी है तो क्या करेंगे, सैंड को निकालेंगे, है ना, तो वो सैंड माइनिंग हो जाएगी। और कहाँ पे हो रही है, रिवर बेड्स में। जो रिवर के बेड होते हैं, रिवर का बेड मतलब जो नीचे का फ्लोर होता है रिवर का, उसको माइन करके ये लोग सैंड निकालते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हैवी सैंड माइनिंग। समझ में आ रहा है, नाम से पता चल रहा है हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। रिवर अगर फ्लो कर रही है मेरी, ठीक है, तो उसका कुछ बेड होगा ना नीचे, इतना जो डेप्थ होता है उसका, तो डेप्थ के नीचे यहाँ पे बेड होता है, इसको माइन करेंगे, यहाँ पे सैंड निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, डिक्रीज्ड सैलिन, उससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है उससे, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। देखते हैं, पता नहीं, सोचेंगे, पहले एक बार पूरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अगर मैं यहाँ से खोद खोद के रिवर बेड खोद खोद के अगर सैंड निकालता रहूँगा तो ये लेवल नीचे हो जाएगा, है ना। जो पहले ऊपर था थोड़ा लैंड, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा क्योंकि मैं खोद रहा हूँ उसको, है ना, खोदते तो लैंड नीचे जाता है, तो वाटर टेबल लोअर हो जाएगा, राइट, ठीक है, सही है ना। उसके बाद क्या है, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन तो होगा ही ग्राउंड वाटर का, ठीक है, क्योंकि आप मशीन्स ला रहे हो और उसके माइनिंग कर रहे हो उसमें, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि एक्सप्लोजन भी करते हैं नीचे, एक्सप्लोजन करते हो तो उसमें से नाइट्रेट्स वगैरह सब निकलते हैं, ठीक है, तो पॉल्यूशन भी होगा। 2 और 3 तो सही है। पहला क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। सैलिनिटी डिक्रीज करेगा क्या, सैलिनिटी तो एक केमिकल चीज़ है, राइट, मतलब सैलिनिटी तो रिवर में केमिकली होती है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू चेंज थ्रू माइनिंग और अ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। तो पहला गलत हो गया, राइट, पहला गलत हो गया। अच्छा, पहला गलत हो गया तो हम वैसे भी देख सकते थे कि पहला गलत हो गया तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, तो बी से, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 हमको 1 से स्टार्ट करना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा, है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3D printing has application in which of the following? Again 3D printing is what? A new technology, an emerging technology, ठीक है, तो इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है ना, काफ़ी जगह एप्लीकेशन हो सकता है। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स हो सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स हो सकता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो सकता है, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज में हो सकता है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप प्लास्टिक बॉटल से आदमी नहीं बना दे रहे हो, बाकी सब चीज़ों में 3D प्रिंटिंग हो सकता है, इनफैक्ट उससे भी वो भी हो सकता है। बायोनिक ईयर्स तो बन ही रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो, बायोनिक ईयर्स कैसे बनाते हो आप, 3D प्रिंटिंग में आप अपना जो मटेरियल है वो डालते हो, उससे कान बन जाता है, ठीक है, तो ये भी बन रहा है आजकल। तो आप देख रहे हो कितना परव्यू बढ़ गया है मतलब चीज़ों का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ अ प्लांट कॉल्ड रिसोप्सिस जूलीफोरा ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों इसमें इंक्लूड किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैं बोल रहा था यूपीएससी के ना कुछ कुछ बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब आप ज़िंदगी में कभी पता नहीं लगा सकते, ठीक है, अगर पढ़ा नहीं है तो। साइंटिफिक वर्ड है, बट हम इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का कोई बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इज़ गिवन, अगेन ये क्या आ गया, हॉट टॉपिक यूपीएससी का, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, और चौथा है नन ऑफ द अबव। अब इस तीनों ऑप्शंस में देखो यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस कर रहा होगा। अब कॉस्मेटिक्स की जानकारी हो आपको, ये थोड़ी चाहता है वो, ठीक है, और ना ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्मेटिक्स। टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज अ ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज अ टॉपिक दैट पीपल टॉक अबाउट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब टॉपिक्स हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें क्या मार देना, आप बी मार देना, और क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा वो, समझ में हो, ऐसे कोई। अब ये देखो हर बार काम नहीं करेगा, आप आके बोलोगे कि आपने बोला था मैंने मार दिया, है ना, हर बार काम नहीं करेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क अगर ले सकते हो। और देखो अगर आपके 60 नंबर आने, आपको पता है वैसे भी नहीं होना है, ठीक है, तो कम से कम मार के ही आ जाओ, क्या पता सही हो जाए। ऐसे 7-8 क्वेश्चन मान लो आपने मार दिए, है ना, तो क्या पता थोड़ा इधर उधर हो जाए, समझ में आ रहा है। तो वैसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 85 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बैरन आइलैंड्स वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। एक ही है और वो है बैरन आइलैंड, है ना, ये तो हमको पता है।
बैरन आइलैंड ही एक ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा क्या बोल रहा है, बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। क्या बताओ, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है 140 डिग्री है कि 140 किलोमीटर है कि नहीं, तो इसको डाउट कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, डाउट कैटेगरी में डाल देते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। ये तो गलत है, हमने ऊपर ही बोल दिया कि एक्टिव वॉल्केनो है तो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता है इसीलिए एक्टिव वॉल्केनो है। तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले कितने 25 साल में इरप्ट ही नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। डेफिनेशन ही एक्टिव वॉल्केनो की यही है कि फ्रीक्वेंट इरप्शन होता है ना, इनएक्टिव तो है नहीं, ऐसा तो कभी आया नहीं कि इनएक्टिव हो गया, है ना। हम वो बोलते भी हैं तो डॉर्मेंट बोलते हैं, इनएक्टिव तो नहीं होता कुछ भी। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ओके, सही स्टेटमेंट है ना। कोरल रीफ्स के लिए क्या चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ना, 27-28 डिग्री सेल्सियस, है ना। एगिटेटेड वाटर चाहिए होते हैं, है ना। सनलाइट चाहिए होती है ना, यही सब चाहिए होता है। और सॉल्टी वाटर चाहिए होता है, सैलिन वाटर, है ना। इन सब में ही कोरल्स आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ये सारी कंडीशंस होती हैं, हमको मिलता है। पहला सही है, कुछ नहीं हुआ इससे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो सबसे ज़्यादा भाई, अब वो जो आपका है ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, यहाँ क्वींसलैंड में इधर कोस्ट पे है वो पूरा बैरियर रीफ। और फिलीपींस वगैरह यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स मिलते हैं। तो सही है, मतलब यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स मिलते हैं, सही स्टेटमेंट है, 1 और 2 भी सही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट कि कोरल रीफ्स में जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ मोर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये अब थोड़ा भी अगर आपने अच्छे से कोरल रीफ्स पढ़ा है तो आ जाएगा, ये पता रहता है लोगों को कि हाँ भाई टेस्ट सीरीज में भी कवर्ड रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें देखो, आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता होगा, ये कैसे लॉजिक से आया। अब देखो, हर चीज़ लॉजिक से थोड़ी सॉल्व होगी, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, नहीं तो सभी हम बिना पढ़े निकाल लेते हैं ना, ऐसे नहीं होता। नॉलेज तो आनी चाहिए ना, नॉलेज तो होनी चाहिए। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत आप नॉलेज प्लस स्मार्ट वर्क से आंसर पे आ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज़ लॉन्च्ड बाय, अगेन ये वो है करंट अफेयर्स वाला, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन दिया, यहाँ पे उसका फाउंडर दिया, ठीक है। और सारे फेमस इंस्टीट्यूशन हैं, कैलकाटा मद्रासा, संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम। अब इसमें देखो फंसाने वाला चीज़ क्या है, पहला देखो संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। संस्कृत कॉलेज हमको पता है किसने सेटअप किया था, जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन ने किया था, है ना। कब किया था, 1791 आई गेस, ऐसे ही था, 1791 में था, है ना। 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश। तो विलियम जोन्स तो गलत है, पहला गलत हो गया। तो या तो 2 है या तो 3 है, 2 देखते हैं। कैलकाटा मद्रासा किसका है, यस वॉरेन हॉस्टिंग्स का ही है ना। वॉरेन हॉस्टिंग्स ने कब इस्टेब्लिश किया था इसको, वॉरेन हॉस्टिंग्स ने 1781 में। 1781 में कैलकाटा मद्रासा वॉज इस्टेब्लिश बाय वॉरेन हॉस्टिंग्स, राइट। तो सेकंड सही हो गया। अब देखो, अगर कोई बंदा थर्ड से पढ़ता तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, यहाँ पे लिखा है आर्थर वेलेस्ली, राइट। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते हैं ना ऐसे कि विलियम कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया, तो हम ऐसे पढ़ते हैं वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बट एक्चुअली अब आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा यार वेलेस्ली ने तो किया था, ये पर गलत आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा डीप में उन्होंने खेला है। अब ये आर्थर वेलेस्ली लिखा है, ठीक है। बट एक्चुअली जिसने इस्टेब्लिश किया था ना, उसका नाम था लॉर्ड क्या तो नाम था, ऐसे कुछ करके था, लॉर्ड कारन वेलेजी ऐसे कुछ था, मतलब आर्थर नहीं था इसमें, अगर दिया हो, मैंने नहीं दिया है। इसका एक बार गूगल कर लेना क्या नाम था। बट इसका नाम जो था वो आर्थर वेलेजी नहीं था, कुछ और था, मतलब लॉर्ड करके कुछ था, लॉर्ड XYZ वेलेस्ली करके था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे खेल लिया। बट देखो अगेन, आप ये अगर स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ 1 और 2 से भी आपका आंसर सॉल्व हो सकता था, क्योंकि ये दोनों बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये न्यूज़ में है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली इम्प्लाइज द अबव स्टेटमेंट। अब देखो, इसने आंसर ही दे दिया, ये आंसर ही है जो क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी उसने बता दिया कि आपको राइट एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब ये जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल भाई 21, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आर्टिकल 21 में ही तो दिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो सारे क्वेश्चन यूपीएससी में टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं, ठीक है, जिसको आप तुरंत मार सकते हो।
आगे बढ़ता है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें 7 ये दे दिए हैं, ठीक है। इसमें पूछा है द CCEA जो है वो MSP किन क्रॉप्स के लिए अनाउंस करता है। तो देखो जब भी कोई ऐसा जनरली ऐसा क्वेश्चन रहता है ना जिसपे खूब सारे होते हैं, ऐसे मान लो 7-8 ऑप्शन है, तो उसमें से जनरली क्या होता है, जनरली एक आध गलत होता है, 1-2 गलत होता है, ठीक है। सारे सही नहीं होते हैं, एक आध गलत रहता है। तो इसमें भी आपको ये ढूंढना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब CCEA MSP किसके लिए अनाउंस करता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहला है अरेका नट, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसमम, टर्मरिक, ठीक है। अब इनमें से ये जो थर्ड ऑप्शन है कॉफ़ी, दिस इज़ अ कैश क्रॉप, है ना। कैश क्रॉप के लिए वाई वुड CCEA अनाउंस NMSP? ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। कॉफ़ी और टी के लिए MSP अनाउंस होता है क्या? नहीं होता है ना, कैश क्रॉप है वो। तो ये गलत हो गया। हम थर्ड को हटा देते हैं पूरे ऑप्शंस में से। पहला गया, C गया, D गया, क्या आंसर हो गया? B हो गया। तो जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक कोई जो होता है वो गलत रहता है, ठीक है, एक कोई गलत रहता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। 95 पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन मैंने बोला था कि जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं, PSLV, GSLV, इनकी जो सैटेलाइट्स हैं, इनके जो नाविक सिस्टम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब एक बार पढ़ लेना। PSLV लॉन्च, जो PSLV है, PSLV लॉन्चेस अ सैटेलाइट, PSLV लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV वाले आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बिल्कुल सही बात है। GSLV कहाँ पे किस ऑर्बिट में लॉन्च करता है? 36,000 वाले किलोमीटर वाले ऑर्बिट में, और वहीं पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अभी तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वहीं पे लॉन्च होती हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी वाले में। तो ये चीज़ सही है। और PSLV का लोड कम रहता है, तो PSLV जो है वो कहाँ कहाँ देता है? PSLV लो अर्थ ऑर्बिट में जर्नली करता है। पर ऐसा नहीं है कि हाँ ये 36,000 वाले में PSLV नहीं कर सकता, वहाँ पे भी करता है, कम लोड पे कर देता है, ठीक है। तो बट जनरली इट वॉज मेड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च, ठीक है। एक तो ये चीज़ सही हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा? सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। मतलब जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी तो नहीं है, क्योंकि जियो स्टेशनरी तो 36,000 किलोमीटर पे होता है, और उस पर कौन लॉन्च करता है? उस पर GSLV लॉन्च करता है ना। तो ये गलत हो गया, 2 गलत हो गया, हटा देते हैं 2 को। और पहला तो हमको पता है सही है, तो आंसर क्या हो गया? 1। तीसरा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, पर एक बार हम फिर भी पढ़ लेते हैं। GSLV Mark 3 इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च, गलत है। 3 स्टेज है ना, 3 स्टेज है। आखिरी में जो इंडिजेनियसली डेवलप्ड कौन सा है? क्रायोजेनिक स्टेज आता है ना, वो वाला है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक एज आता है ना, 3 स्टेजेस हैं इसमें। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया A। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अब ये तो आपको लोकेशन मैंने बोला है, मैप्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर पार्क्स, है ना, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको अगर पढ़ोगे, हमारा अभी लेक्चर आने वाला है तो उसमें देखना, या आ गया है गेस। तो पाखुई कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मैप्स का लेक्चर एक बार देख लेना, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स: सीरियल, ग्रेन्स, हर्ड, चिकन, एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स, ठीक है। इनमें से कौन सा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST? GST में कौन सा चीज़ एग्जेम्प्टेड है? तो जो आपके पास न्यूज़पेपर आता है उसमें GST लगता है क्या? उसमें GST नहीं लगता है, तो ये तो पैसे ही हट गया, ये हटा देते हैं अपन, ठीक है। अब चिकन एग्स कुक्ड, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीरियल, ग्रेन्स, हर्ड, चिकन, एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, और न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एग्जेम्प्टेड हैं GST के अंदर, ठीक है। तो देखो GST के अंदर अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। अब जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, डीमार्ट वगैरह पे कभी गए हो, है ना, तो जो कैंड आइटम्स होते हैं, है ना, जो कैन वैन में होते हैं, उनमें लगता है GST, है ना। उस पर GST लगता है, चाहे वो कैंड राजमा वगैरह कभी लिया हो आपने, है ना, या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड आप लेते हो ना, तो उस पर जो है वो पैकेज्ड प्रोसेस फूड पे GST लगता है, ठीक है। तो थर्ड गलत हो गया इसमें से, जो है फिश प्रोसेस एंड कैंड, इस पर GST लगेगा। तो ये गया अपना, क्या बचा? A और C। अब 1 तो सही है, 2 और 4 पे दिमाग लगाते हैं। 2 क्या बोल रहा है? चिकन एग्स कुक्ड। चिकन एग्स कुक्ड पे देखो GST नहीं लगेगा। चिकन अनटिल एंड अनलेस अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो उसको, है ना, तो रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो तब जाके टैक्स लगता है, पर वो भी खाने पे, मतलब पूरे पे अमाउंट पे लगता है ना, इस टाइप से लगता है टैक्स। बट जनरली जो कुक्ड चिकन एग्स हैं उस पर नहीं लगेगा GST, ठीक है। और क्या है?
न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है ना, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। न्यूज़पेपर पर थोड़ी आप जीएसटी देते हो, आप तो वही 2-3 रुपये देते हो ना जितना लगता है। तो सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, कौन कौन सी चीज़ें प्लांट डिसीज़ को स्प्रेड कर सकती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब जो भी कैरियर हो सकता है वायरस या बैक्टीरिया का, वो सारे प्लांट डिसीजेज कॉज कर सकते हैं। तो बर्ड्स हो सकती हैं कैरियर, येस। डस्ट हो सकती है, येस। रेन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रेन पड़ेगी प्लांट पे, है ना, प्लांट से वो बैक्टीरिया पानी में आ जाएगा, पानी से बैक्टीरिया फिर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा, फिर हमारे अंदर आ जाएगा। विंड ब्लोइंग, येस, वायरस ऐसे ही फैलता है ना, छींक बोलते हैं ना कोरोना वायरस में, छींको मत, है ना, तो विंड से फैल सकता है। तो क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। पता नहीं, ये तो इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, नहीं पता ये तो। थर्ड देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये देखो, ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी किसके अंदर आते हैं? किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है पीवीटीजी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आएगा? भाई ट्राइबल ग्रुप से डील कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील करेगी ना, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्यों डील करेगी? तो ये तो सरासर गलत हो गया, बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है। थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत कर देते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, क्या आंसर आ गया? ए आ गया। तो आप देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन ना एलिमिनेशन से हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते हैं, नहीं तो और जो ट्रिक्स बताई हैं उससे हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 100 देखते हैं। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, अगेन एन ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसेप्ट आ गया। ठीक है, क्या क्या चीज़ सही है इसमें पूछ रहा है। पहला पढ़ते हैं। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड है। रूरल डेवलपमेंट क्या करती है? रूरल डेवलपमेंट तो गांव के डेवलपमेंट के लिए है ना, ऑर्गेनिक और फार्मिंग से रिलेटेड थोड़ी है। या तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डील कर रहा होगा, है ना, या तो कोई और मिनिस्ट्री डील करी होगी, बट रूरल डेवलपमेंट क्यों डील करेगा? ठीक है, पर हम और नीचे पढ़ते हैं, पहला गलत हो सकता है बट दूसरा भी पढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जो है, फंक्शंस एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। ये हो सकता है ना, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, फूड के बारे में बात कर रहा है, और अपेडा भी फूड से रिलेटेड बॉडी है ना। और अपेडा किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ना। तो ये भी हो सकता है कि ये जो एनपीओपी है, ठीक है, दिस इज ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, समझ में आ रहा है? बट ये रूरल डेवलपमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट इसके साथ जा ही नहीं रहा है ना। रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वगैरह की थीम के साथ जा ही नहीं रहा है, तो ये डेफिनेटली गलत है। ये सही हो सकता है। थर्ड क्या है? सिक्किम। अगर मैं 1 गलत करता हूँ और सेकंड सही करता हूँ तो देखो मेरा आंसर आ गया, बी आ गया, सिंपल बी आ गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये 2018 तक का तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आगे अगर आप चाहते हो कि और ऐसे लेक्चर्स आएँ 2017, फिर 16, 15 का भी आए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ऐसे जस्ट बनाते रहें, कोई देखेगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो हेल्प आउट भी होना चाहिए। हमें पता नहीं आपको क्या, किस चीज़ का हेल्प चाहिए, तो आप बताइए हमको पहले कमेंट सेक्शन में कि किस चीज़ का हेल्प चाहिए। आप चाहते हो ऐसी और ट्रिक्स और एनालिसिस हम एनालाइज़ करें और आपको बताएं, और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया हो पेपर का, है ना। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, है ना। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।